अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अल्लाह नवाज़ ख़ान है और आज हम फर्स्ट ईयर का टेस्ट नंबर 1 जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का टेस्ट नंबर 1 जो सेकंड टाइम होना है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके असाइनमेंट में लेसन नंबर 1 है और इसमें पोएम्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो पेपर है पहले हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन को। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें ऑब्जेक्टिव 20 हैं। पहली जो 10 ऑब्जेक्टिव हैं ये सिनोनिम के लिहाज से हैं और उसके बाद जो 5 हैं ये एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और उसके बाद जो 5 ऑब्जेक्टिव हैं ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से हैं। ऑब्जेक्टिव में से ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का जो वर्ड है उसे अंडरलाइन किया गया है, उसका सिनोनिम पूछा गया है। वैल्यूएबल का इन ऑप्शन के अंदर जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा वेटी। वैल्यूएबल कहते हैं कीमती को और इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 इसमें अंडरलाइन किया गया वर्ड को हेजिटेटेड। हेजिटेट के मीनिंग होते हैं हिचकिचाना। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा लिंगर। सी फॉर चार्ली, लिंगर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 इसमें सील्ड को अंडरलाइन किया गया है। सील्ड के मीनिंग होते हैं बंद। करेक्ट ऑप्शन होगा बी क्लोज्ड अप। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 जो है डिसगस्टेड, नाखुश होना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिसप्लीज्ड, डी ऑप्शन। नंबर 5 टॉस्ड, इसमें वर्ड टॉस्ड को अंडरलाइन किया गया सिनोनिम के लिहाज से, इसका सिनोनिम पूछा गया और करेक्ट ऑप्शन होगा सी थ्रू, फेंकना। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 इसमें अंडरलाइन किया गया प्रपोजिशन को, प्रपोजिशन, दिस वाज द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन से मुराद होता है तजवीज़, सजेशन, प्रपोजल। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा प्रपोजल। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 शोवलिंग, वाइट स्टीम, सफ़ेद धुआं खारिज करना, शोवलिंग, करेक्ट ऑप्शन होगा बी इजेक्टिंग। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 दिस इज अ स्वीट नॉइस, स्वीट नॉइस, सिम्फनी, खुशगवार शोर यानी कि धुन, करेक्ट ऑप्शन होगा डी सिम्फनी, यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यूज है। द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटेंड बाय, किसकी वजह से जो बारिश के कतरे हैं ये चमक रहे होते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, सी सनशाइन की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द नाइट मेल रीच, कब पहुंचती है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑन टाइम, वक्त पे। तीसरा एमसीक्यूज व्हाट वाज इनसाइड द बटन यूनिट, ये लेसन नंबर 1 से लिया गया है, बटन में से कि जो बटन यूनिट है उसके अंदर होता क्या है, नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं होता, नो वायर्स, नो, उसमें कोई ना तारें होती हैं ना कील, नो स्क्रूज, कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 हु कॉल्स नॉर्मा ऑन फोन, कि नॉर्मा को कॉल कौन कौन करता है। पहले नंबर पे उसे कॉल करता है मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड इसे कॉल करता है और एंड में इसे कॉल आती है हॉस्पिटल से, लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ड की कॉल भी आती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है वॉक केयरफुली लेस्ट, करेक्शन का रूल है लेस्ट यू, कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर लेस्ट आया हुआ हो तो सेंटेंस में लेस्ट के साथ शुड यूज़ होता है और शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 वाई डिड दे डैश इन आइस यस्टरडे, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे आया हुआ है तो सेंटेंस में जो टेंस, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होती है। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाई डिड दे मेक अ नॉइस, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते, लेकिन ये डबल सवालिया है, इस वजह से इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर फाउंड है उसकी वजह से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 ही क्राइड एज इफ, करेक्शन का एक रूल है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के हवाले से करेक्शन का एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर एज इफ सेंटेंस के दरमियान में आया हुआ है तो हर नाउन और प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब के हवाले से सिर्फ और सिर्फ वर यूज होता है। ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, वर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 इफ ही डैश आई शैल हेल्प हिम,
ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में अगर उसकी एक क्लास के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है तो उसकी सेकंड क्लास के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक वर्ब यूज़ होती है। अब इसकी पहली क्लास में कम्स यूज़ होगा क्योंकि इसकी दूसरी क्लास के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से शैल और फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। ये इसके ऑब्जेक्टिव थी। अब इसका सब्जेक्टिव पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज आर्थर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि आर्थर किस किस्म का बंदा था, किस किस्म का शख्स था। बटन जो लेसन है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। आर्थर बेसिकली एक शरीफ इंसान था, एक ईमानदार इंसान था और ये नॉर्मा का हस्बैंड था और आर्थर नहीं चाहता था कि पैसों की वजह से किसी की डेथ हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर श्रीवर टेल देम अबाउट द बटन यूनिट। मिस्टर श्रीवर ने बटन यूनिट के हवाले से क्या बताया था आर्थर को और नॉर्मा को। मिस्टर श्रीवर ने बताया था कि बटन यूनिट है, अगर आप बटन को प्रेस करेंगे दुनिया में कहीं पे कोई शख्स मर जाएगा और बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज नॉर्मा। नॉर्मा किस किस्म की खातून थी। ये भी पहले लेसन में से लिया गया है, बटन में से। नॉर्मा आर्थर की वाइफ थी लेकिन बेसिकली ये एक लालची औरत थी। नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसकी अहमियत क्या होती है। आर्थर ने इंश्योरेंस पॉलिसी एक अपनाई भी होती है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी के मुताबिक ये होता है कि $25,000 उसने जमा कराए होते हैं कि उसकी डेथ के ऊपर वो डबल इंडेमनिटी फॉर वो डबल होके उसे $50,000 उसकी फैमिली को मिलने थे इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ये उसकी पॉलिसी की अहमियत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। आर्थर अपनी बीवी के साथ डिसएग्री क्यों होता है। बुनियादी तौर पे जिस वक्त मिस्टर श्रीवर ये बताता है कि आप बटन को प्रेस करेंगे और बदले में दुनिया में कहीं पे किसी शख्स की डेथ हो जाएगी जिसे आप जानते भी नहीं होंगे और उसके बदले में आपको $50,000 दिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मा एक ग्रीडी वुमन होती है, वो चाहती है बटन को प्रेस किया जाए, जबकि उसका हस्बैंड जो है आर्थर वो इंतहाई ईमानदार, दयानतदार और अच्छा इंसान होता है। आर्थर ये नहीं चाहता कि ऐसा काम किया जाए, इस वजह से वो अपनी बीवी से डिसएग्री होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये पोएम्स में से हैं। हाउ कैन अ रेनी डे बी इंजॉयड। द रेन पहली जो पोएम है रिटन बाय W.H. डेविस, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है कि अगर किसी दिन बारिश हो रही हो तो आप उससे कैसे इंजॉय कर सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी से आप इंजॉय कर सकते हैं, नेचर की बनाई हुई चीज़ों को देख के उससे इंजॉय हासिल कर सकते हैं। और शायर ने जिस तरह रेन के अंदर बताया है कि बारिश वहाँ पे हो रही होती है बड़े घने पत्तों के ऊपर, उसके बाद कम घने पत्तों के ऊपर, कि ऐसे मनाजिर को आप देख के इंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पर्सोनिफिकेशन क्या है। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी जानदार की खसूसियात किसी बेजान को दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये है इफ़ द क्वालिटीज़ ऑफ द लिविंग थिंग्स आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कोई शायर देखता है कैंडल फ्लेम है और रूम के अंदर हवा की वजह से हिल रहा है, तो वो क्या है, कैंडल फ्लेम इज़ डांसिंग इन द एयर। ये कैंडल फ्लेम जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, ये डांस नहीं कर सकता, लेकिन लिविंग थिंग्स की खसूसियात अगर उसे दी जा रही हैं तब इसे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। द रेन जो है इसमें भी पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे शायर कहता है कि स्वीट नॉइस वो जो है पैदा करते हैं, जो पत्ते हैं उनके ऊपर जब बारिश का पानी पड़ रहा होता है तो वहाँ से जो शोर पैदा होता है वो शायर को खुशगवार लग रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्टडी क्लाइंब। बी टॉक का पहाड़ी सिलसिला है, ये दूसरी जो पोएम है उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। बी टॉक के पहाड़ी सिलसिले के ऊपर ट्रेन सफ़र कर रही होती है, उसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह राइट अ स्टोरी ऑफ द फॉलोइंग मॉरल, डू गुड हैव गुड। यह आपने स्टोरी लिखनी है, 10 नंबर की स्टोरी है और इसमें आप लायन एंड द माउस लिख सकते हैं, डव एंड बी लिख सकते हैं। और एंड में स्टोरी के हवाले से आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि एंड में इसका मॉरल लेसन लाजमी लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू आस्क हिम पे अटेंशन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। भाई को लेटर लिखना है और उसमें उसे बताना है आपने कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेटर्स के हवाले से ये है कि लेटर लिखते वक्त या एप्लीकेशन लिखते वक्त आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर कि कहाँ पे कामा यूज़ होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ होगा और कहाँ पे सेमीकोलन यूज़ होगा, etc। जैसे लेटर का पहले वाला पोर्शन है एग्जामिनेशन हॉल ABCCT और नीचे डेट लिखी जाती है, उसमें कामास को आपने ज़्यादा फोकस करके लगाना है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जामिनेशन का E कैपिटल होगा और हॉल का H कैपिटल होगा और उसके बाद एंड में आप कामा लगाएंगे, उसके बाद ABCCT इनके बीच में डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में भी आपका जो लिखने का अंदाज है उसको फोकस करना है, कामास को ज़्यादा, पंक्चुएशन मार्क्स को उसके अंदर फोकस करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ये पहली पोएम में से लिया गया है, रेन में से, और इसका ये आखिरी बंद है। इसमें आप रेफरेंस लिखेंगे, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में आप द नेम ऑफ पोएट एंड पोएम ये लाजमी लिखेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन का एक सेंटेंस दिया गया है, माय डियर लेडी मिस्टर स्टीवर्ट सेड डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। इस सेंटेंस को आपने पंक्चुएट करके लिखना है। पंक्चुएशन के हवाले से यह है कि पहला जो सेंटेंस है ये आपने इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना है। माय डियर लेडी इसका हम कैपिटल लिखेंगे इन्वर्टेड कामास के अंदर और उसके बाद इन्वर्टेड कामास को क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे। मिस्टर का M कैपिटल लिखेंगे, स्टीवर्ट का S कैपिटल लिखेंगे। मिस्टर के बाद आपने डॉट लगाना है, उसके बाद सेड कामा, फिर नेक्स्ट जो क्लास है वो भी इन्वर्टेड कामास में लिखनी है। और डू जो है, डू यू रियली थिंक, डू का D कैपिटल लिखना है और एंड में इन्वर्टेड कामास क्लोज करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का है। पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि पेयर ऑफ वर्ड्स को भी आपने मीनिंगफुल सेंस के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है, लेसन नंबर 1 में से लिया गया है। ट्रांसलेशन आपने करनी है बा मुहावरा। थैंक यू वेरी मच।